नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोपी आसाराम दूसरी बार इलाज के लिए महाराष्ट्र के लिए पुणे के माधवबाग रवाना हुए। जोधपुर के जालोर गेट चौराहे पर स्थित पान की दुकान से बदमाश 4,000 रुपए की सिगरेट लेकर हुए फरार। जेएनयू छात्र सेवा मंडल की ओर से इकोदय सांस्कृतिक महोत्सव के तीसरे दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सूर्यनगरी में तेज हुए सर्दी के तेवर, तेज ठंड से शहरवासी हुए परेशान। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। अपने ही आश्रम की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन सजा काट रहे आसाराम दूसरी बार इलाज के लिए महाराष्ट्र के माधवबाग रवाना हुआ। आसाराम बुधवार को जोधपुर एयरपोर्ट से मुंबई की फ्लाइट से रवाना हुआ। हालांकि आसाराम की ओर से हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर अनुरोध किया गया था कि वह यात्रा के लिए असहज है, इसलिए उसे 2 सप्ताह की मोहलत दी जाए। इस पर फैसले से पहले ही आसाराम माधवबाग के लिए निकल गया। आपको बता दें कि आसाराम जोधपुर के निजी आयुर्वेदिक अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा था। उसे 1 माह की पैरोल दी गई थी। इस पैरोल का समय पूरा होने से पहले पैरोल की अवधि बढ़ाने की एप्लीकेशन आसाराम की ओर से उसके वकील ने लगाई थी। इस पर आसाराम को 17 दिन का एक्सटेंशन मिला था, जिसमें 2 दिन पुणे पहुंचने और 15 दिन इलाज के लिए मिले थे। जोधपुर के झालोरी गेट चौराहे पर स्थित एक पान की दुकान से मंगलवार रात कुछ बदमाश 4,000 रुपए की सिगरेट काउंटर से लेकर फरार हो गए। दुकान मालिक ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाश हाथ नहीं लगे। घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें बदमाश चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल जालोरी गेट चौराहे पर स्थित बजरंग पान पर एक युवक मुंह पर मफलर लगाकर एवं हेलमेट पहने सिगरेट लेने के लिए आया। उसके कहे अनुसार दुकान मालिक ने सिगरेट के 12 डिब्बे उसे दे दिए, जिसके तुरंत बाद वह रोड पर खड़े अपने दोस्त के साथ बाइक पर बैठकर बिना पैसे दिए भाग गया। दुकान पर खड़े अन्य लोगों ने पीछा किया, बदमाशों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन चोर हाथ नहीं लगे। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय मार्ग पर रॉन्ग साइड से आ रही गाड़ी की वजह से गाड़ियां आपस में भिड़ जाने से सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें एक स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल को मथुरादास माथुर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार जयनारायण विश्वविद्यालय के बाहर एक रॉन्ग साइड से आ रही गाड़ी 2 गाड़ियों के बीच आ गई, जिससे भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। इस हादसे में एक स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे अस्पताल ले जाया गया। वहीं सूचना मिलने पर रातानाडा पुलिस भी मौके पर पहुंची। अखिल भारतीय माली समाज संस्थान हरिद्वार अहमदाबाद भवन चुनाव हेतु हुई मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए संस्थान के सदस्यों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अखिल भारतीय माली समाज संस्थान निवर्तमान अध्यक्ष बाबूलाल पवार ने बताया कि हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में मतगणना में धांधली की गई थी, जिसके चलते चुनाव के परिणाम प्रभावित हुए। पवार ने बताया कि इस बार मतगणना हाईटेक पद्धति से करने के लिए सभी एकमत हुए और पूरा दिन मतगणना सही चल रही थी, लेकिन मुख्य चुनाव अधिकारी जो खुद कमर दर्द के चलते परेशान थे, वह जब पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो पाए तो उसी वक्त चुनाव जीतने के लिए विरोधी पार्टी ने डेटा में फेरबदल कर चुनाव के परिणामों को प्रभावित किया। उन्होंने बताया कि हमने देवस्थान विभाग में भी इसकी शिकायत दर्ज कराई कि मतगणना में पारदर्शिता नहीं है, इसलिए जब तक वापस चुनाव नहीं कराए जाएंगे यह अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। माली समाज की जय हो। माली समाज की जय हो। मैं बाबूलाल पवार, अखिल भारतीय माली समाज संस्थान हरिद्वार अहमदाबाद निवर्तमान अध्यक्ष। सभी समाज को यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये हरिद्वार की धर्मशाला लेने के बाद पहली बार यहाँ ताला लगा है, इसलिए पूरे समाज में रोष है। और अगर वो जीते हुए हैं तो वो डरते क्यों है पुनः मतगणना कराने में। तो मेरा तो ये न्यूज़ है, पुनः मतगणना करावे और हम हारेंगे जीतेंगे तो भी उनको माड़ा पहरा देंगे, क्या संभालो तुम।
हमको नहीं रहना यहाँ पे, लेकिन पारदर्शिता होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं और सभी समाज लोगों का यही निवेदन कर रहे हैं। और प्रशासन हमको दे नहीं रहा पुलिस सहयोग, इसलिए ये बाकी कल आज अपने मतगणना हो जाती थी। आगे का क्या रहेगा? आगे हम बैठे हैं, जब प्रशासन देगा स्वीकृति तो ही हम मतगणना करा पाएंगे। हम लोग शांतिपूर्ण धरने पे बैठे हैं। अखिल भारतीय माली समाज संस्थान धर्मशाला हरिद्वार अहमदाबाद की जो धर्मशाला है, उसके चुनाव हुए थे 17 नवंबर को। उसी दिन मतगणना होनी थी। चूँकि अब की बार काफ़ी लंबे समय बाद में चुनाव हुए हैं, तो जो वोटर्स हैं उनकी संख्या 4 गुना हो गई। तो उसकी जो मतगणना कर दी उसमें समय लगा। तो एक पक्ष जो है चुनाव अधिकारी उसको हाईटेक तकनीक से मतगणना कराना चाह रहे थे, जिसमें कि कम से कम लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो और पारदर्शिता बनी रहे। उनके विरोध करने के कारण ये 24 नवंबर को मतगणना हुई है और उसमें 390 लोग उनके द्वारा, जो चुनाव अधिकारी के द्वारा बताए जा रहे हैं कि उनके अधिकारी बैठे थे, और 82 लोग एक पैनल की तरफ से थे। 2 पैनल हैं और एक निर्दलीय व्यक्ति है। टोटल 43 कैंडिडेट्स हैं। तकरीबन उसमें 600 से 700 लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। और ये शाम को 8 बजे तक मुख्य चुनाव अधिकारी, जो खुद मेडिकल बेड रेस्ट में थे, वो बैठे थे। जब तक तो मतगणना सही चल रही थी। उसके बाद में एक कंप्यूटर की जगह प्रत्याशियों के ही रिश्तेदार और उनके चहेते और उनके मिलने वाले आ गए। उन्होंने बगैर किसी सीट, जब मतपेटियाँ तो ऊपर खुल रही है, जब उसकी काउंटिंग ही नहीं हुई उससे पहले ही उनके जो डाटा है कंप्यूटर में मन मर्जी से इंदराज करके घोषणाएँ की जा रही थी। जब हमने उसका सहायक चुनाव अधिकारी जो मौजूद थे उनको बताया कि भाई इस तरह की गड़बड़ी हो रही है, तो उन्होंने 2 घंटे तक हमारी जो मांग है उसको इग्नोर किया। जब हमने ज़्यादा प्रेशर किया कि भाई हमने एप्लीकेशन दे रहे हैं कि मतगणना रोकी जाए और रिवाइज किया जाए, ये जो पेटी है रिजल्ट है इसमें हमें बताया जाए कि भाई इस मत पेटी के अंदर इतने मत इस पार्टी को मिले हैं, जो भी 43 कैंडिडेट इतने मत खारिज हुए हैं। तो उसके डाटा दिनांक आज तक 1 महीने से अधिक हो गया, कोई भी फिगर हमें बताने के लिए तैयार नहीं है। और हमारी शिकायत पे गौर नहीं किया, तो हमने वहाँ पे उनको ऑडियो वीडियो हमारे पास एविडेंस के रूप में है, और हमने देवस्थान विभाग में इसकी कंप्लेंट की थी कि आपके निर्देश के ऊपर जब ये इलेक्शन हो रहे हैं तो उसकी जो पारदर्शिता है वो पूरी नहीं है। उन्होंने अपनी एक टीम गठित की, जिसमें एक निरीक्षक के तौर पर दीपक दवे को वहाँ भेजा। उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में बहुत सी कमियां पाई गई है। चुनाव अधिकारी को जब रियलाइज़ हुआ है कि ये कमियां मेरे से रही है, तो उन्होंने 4 तारीख को जो सर्टिफिकेट दिए गए थे 12-13 उनको निरस्त किया है। और जो चुनाव के जो नियम बने हैं उन नियमों की पालना करते हुए आगे विधि अनुसार हमारे को चिट्ठी निकाली कि आप मतगणना वापस कराना चाह रहे हैं, जो शुल्क है वो आपका लगेगा। 1,35,000 रुपये 22 कैंडिडेट ने हमने जमा करवा दिया है। और उसकी आदर्श संहिता के हिसाब वो आचार संहिता जो लगती है वो लगी हुई है। और उसकी जो विज्ञप्ति उन्होंने पब्लिश की थी 9 तारीख को। अब जब पुलिस व्यवस्था होगी, ये मतगणना की जाएगी। जब तक हमारा विश्वास है समाज के सभी मौजूद लोगों में, जब तक मतगणना नहीं होगी, तो जो भी लोग हैं, जो वोटिंग के ऊपर आस्था है और विश्वास है समाज के ऊपर, वो शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर्स सोसाइटी कार्यकारिणी ने बुधवार को कुलपति से मुलाकात कर पेंशन के मुद्दों पर चर्चा करते हुए वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स को आ रही समस्याओं से कुलपति को अवगत करवाया। समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर रामनिवास शर्मा ने बताया कि विशेष तौर से एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग संकाय से सेवानिवृत्त कार्मिक एवं शिक्षकों को भ्रम में रखते हुए दिनांक 23 अक्टूबर 2024 के बाद से भविष्य में पेंशन भुगतान नहीं करने का निर्णय कर लिया गया, जो कि अनुचित है। उन्होंने बताया कि कुलपति ने समिति को मांगों पर सहमति जताते हुए उनसे तुरंत राहत और सिंडिकेट मीटिंग को तुरंत आयोजित कर एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग संकाय से सेवानिवृत्त कार्मिक शिक्षकों को रोकी गई पेंशन को पुनः नियमित रूप से प्रारंभ करने का आश्वासन जताया। आज जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी के कार्यकारिणी का कुलपति से 12:30 बजे का समय निश्चित किया गया था। उसमें हमारे इंजीनियरिंग फैकल्टी के साथी हैं, वो भी आए
और कुलपति से हमने कहा कि आप हमें आपके ऑफिस में आना है या आप बाहर आएंगे, तो उन्होंने कहा मैं आपके साथ ही बैठ करके बात सबके सामने ही बातचीत करूंगा। कुलपति यहाँ आए, पहली बात तो 20 मिनट लेट आए। लेट आने के बाद में जब यहाँ बैठे तो हमने उनको हमारी बात बताई कि आपने सिंडिकेट को भ्रम में डाल करके और ऐसा निर्णय लिया जिसमें आपने ये कहा कि एमबीएम इंजीनियरिंग फैकल्टी के जो कर्मचारी हैं उनको पेंशन नहीं दी जाएगी अक्टूबर 2024 के बाद। ने कहा आपका ये निर्णय बिल्कुल अवैधानिक है और बिल्कुल असंवैधानिक है, इसलिए आप इस निर्णय को विड्रॉ करिए। तो उन्होंने कहा मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही डिसीजन है। फिर हमने कहा कैसे सही डिसीजन है, आप बताइए, कोई प्रावधान बताइए कानून का जिसके अनुसार आपके सिंडिकेट ने डिसीजन लिया कि सिंडिकेट इसके लिए प्राधिकृत है। फिर वो कह के मैं कुछ जवाब नहीं देना चाहता, उठ करके यहाँ से अपने कार्यालय में चले गए। जब कार्यालय में चले गए तो हम लोग उनके पास गए। हमने कहा साहब हम यहाँ बैठे हैं, जब तक आप हमारी ये बात नहीं मानेंगे कि सिंडिकेट की स्पेशल मीटिंग बुला करके उस प्रस्ताव को विड्रॉ किया जाए जिस प्रस्ताव में ये पारित किया गया था कि एमबीएम इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग फैकल्टी के जो कर्मचारी हैं, शिक्षक और अशैक्षणिक कर्मचारी, उनकी पेंशन विश्वविद्यालय जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के द्वारा दी होगी। इसके बाद उन्होंने 10 मिनट बैठे, हम मौन व्रत धारण किया हमने। फिर कुलपति ने कहा मैंने आपकी बात मान ली है और सिंडिकेट की मीटिंग में बहुत जल्दी बुला करके और इस एक आइटम पर ही वापस रिकंसिडर करके और इसका निस्तारण करूंगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के संकाय सदस्यों छात्रों द्वारा देश का प्रकृति परीक्षण अभियान में आमजन की अधिक से अधिक संख्या में प्रकृति परीक्षण किया जा रहा है। कुलपति प्रोफेसर प्रजापति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आयुष मंत्रालय भारत सरकार की ओर से देश का प्रकृति परीक्षण अभियान 26 नवंबर 2024 से 25 दिसंबर 2024 तक किया जा रहा है, जिसमें विश्वविद्यालय की ओर से अब तक आईआईटी, एम्स, निफ्ट, जेएनयू, कृषि विश्वविद्यालय, पुलिस विश्वविद्यालय, महिला महाविद्यालय, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सिंधी कॉलोनी सहित गुरुद्वारा साहिब, निजी छात्रावासों सहित जोधपुर शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों सहित आसपास के गांवों में आमजन का मोबाइल ऐप द्वारा प्रकृति परीक्षण किया जा रहा है। आयुर्वेद डॉक्टर ने बताया कि शरीर में वात, पित्त एवं कफ हमारी प्रकृति का निर्माण करते हैं। अपने स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए सभी को स्वयं की प्रकृति को जानना आवश्यक है। नमस्कार, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के प्रकृति परीक्षण का आह्वान किया है, जिसके द्वारा हम स्वस्थ कैसे रहें, हम क्या खाएं पिएं और हमारे लिए क्या हमको अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है, इसका असेसमेंट किया जा सकता है। जिसमें आप सभी लोगों से हमारा आह्वान है कि आप सभी लोग इसमें जुड़कर अपने स्वस्थ पैरामीटर को जानें, अपने प्रकृति के बारे में जानें, आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, आपको कैसे रहना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में जानने की सभी को उत्सुकता रहती है। लेकिन इस माहौल में हरी भरी कली के जो हमारा समय चल रहा है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो इसको वापस याद दिलाते हुए, जिससे आपके स्वस्थ रहने के पैरामीटर्स बन सकें, आप स्वस्थ रह सकें, आपको आगे के लिए आपकी चिकित्सा की सुविधा हो सके, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये देश के प्रकृति का परीक्षण किया जा रहा है। आप सभी लोगों से हमारा आह्वान है कि आप इसमें सम्मिलित हों और अधिक से अधिक संख्या में पार्टिसिपेट करें। वैसे जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की तरफ से जोधपुर के विभिन्न भागों में इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे स्कॉलर्स, हमारे टीचर्स जाके आपका प्रकृति परीक्षण कर रहे हैं। उसमें आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सहयोग प्रदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन्वॉल्व होकर अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय की ओर से प्रतिमाह
पुष्य नक्षत्र के अवसर पर आयोजित होने वाले कैंप के तहत बुधवार को बच्चों को सर्वप्राशन दवाई पिलाई गई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हरीश कुमार सिंहल ने बताया कि आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय द्वारा सन 2016 से शिविर लगाकर बच्चों के स्वास्थ्य वर्धन हेतु स्वर्णप्राशन दवाई पिलाई जाती है, जिसमें अभी तक कुल 1 लाख से भी अधिक बच्चे इसका लाभ ले चुके हैं। उन्होंने बताया कि बुधवार को शहर के अलग अलग 12 सेंटर में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शनिश्चर जी का थान, कुड़ी भक्तासनी, नवजीवन संस्थान, मगरा पुंजला आदि जगहों पर बच्चों को दवाई पिलाई गई। इस दौरान करीब 1500 से 2000 बच्चों ने दवाई पी। डॉक्टर सिंहल ने बताया कि जोधपुर आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में ही यह सर्वप्राशन दवाई बनाई जाती है और शिविर से एक दिन पहले ही बनाकर इसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है। इससे किसी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। बच्चों को खांसी, जुकाम, बुखार जैसी मौसमी बीमारियों से भी राहत मिलती है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर हरीश कुमार सिंघल, विभागाध्यक्ष बाल रोग विभाग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के मार्गदर्शन में स्वर्णप्राशन कैंप का विगत 2016 से हम लगातार पुष्य नक्षत्र के दिन स्वर्णप्राशन कैंप लगा रहे हैं, जिसमें हम अब तक 1 लाख से अधिक बच्चों को स्वर्णप्राशन करा चुके हैं। यह स्वर्णप्राशन कैंप शनिश्चर जी के थान के अतिरिक्त जोधपुर में 12 सेंटर्स पर, जिसमें कुड़ी भुक्तासनी, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, एम्स जोधपुर की आयुष विंग, नवजीवन संस्थान, डीपीसी यूनिट किशोर बालगृह मगरा पुंजला, इसके अलावा नवजीवन संस्थान चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रांगण में जो अस्पताल है उसके अंदर, साथ में गोदग्राम घड़ाव, और इन 12 सेंटर्स के अतिरिक्त भी हम बालोतरा में 2 सेंटर्स पर एवं जालौर में भी हम एक कैंप चला रहे हैं। और इन सभी कैंपों में लगभग हमारे 1500 से 2000 बच्चों के बीच में स्वर्णप्राशन बच्चे लेते हैं, जिसमें हम स्वर्णप्राशन के अंदर यह दवाई जो है आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में बनाई जाती है और इस दवाई के अंदर स्वर्ण भस्म एवं मधु और ब्राह्मी घृत का प्रयोग किया जाता है। यह स्वर्णप्राशन जो है वो डाबर कंपनी के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जाता है। डाबर के द्वारा ही ये सारी दवाइयाँ प्रोवाइड की जाती हैं ताकि इनकी गुणवत्ता बनी रहे, और इनको देने से पूर्व एक दिन पहले ही बनाया जाता है ताकि इसमें किसी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। और यह देखा गया है रिसर्चेज में, जब भी हमने देखा है कि लोगों का कहना है कि स्वर्णप्राशन पीने से चश्मे काफ़ी बच्चों के हट गए हैं, बच्चों की मानसिक क्षमता में वृद्धि हुई है, बौद्धिक संपदा इनकी इन्हांस हुई है, साथ ही साथ बच्चों को किसी प्रकार का संक्रमण, बार बार खांसी, जुकाम, बुखार आदि जो होते थे वह भी उनसे निजात मिली है। इस प्रकार हम देखें तो स्वर्णप्राशन जो है वो बच्चों के सर्वांगीण शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायक है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आरटीटीए के प्राधिकरण एवं तत्वावधान में स्वर्गीय अरुण बारठ स्मृति में राजस्थान अंडर 19 व सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट एवं ओपन स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 18 से 20 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी, जिसका शुभारंभ बुधवार को रातानाडा स्थित पुराना रेलवे स्टेडियम के मल्टीपर्पज हॉल में किया गया। गव्या खेलकूद समिति के अमित थानवी ने बताया कि समिति द्वारा अंडर 19 टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान की करीब 16 टीमें हिस्सा ले रही है। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में वडोदरा में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए अंडर 19 टीम का चयन किया जाएगा। शुभारंभ कार्यक्रम में मनोज परिहार, अरविंद पुरोहित, ऋषभ पुरोहित मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं टीटी खिलाड़ी सुमेश बोड़ा प्रतियोगिता के सफल आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। for India, for state, for anywhere, but you maintain the discipline, most important part of sports. Thank you very much. दिसंबर को
रेलवे के मल्टीपर्पज़ हॉल में गव्या खेलकूद समिति द्वारा आयोजित अंडर 19 और सीनियर स्टेट चैम्पियनशिप का उद्घाटन समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता के अंदर पूरे राजस्थान से कुल 15 से 16 टीमें भाग ले रही हैं और यहीं से अंडर 19 की टीम सेलेक्ट होकर बड़ोदरा नेशनल्स के लिए जाएगी, जो राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगी। मेरा नाम अमित थानवी है, मैं रेलवे में कार्यरत हूं, लेकिन गव्या खेलकूद समिति के तत्वाधान में आयोजित इस प्रतियोगिता के अंदर आयोजन समिति का एक सदस्य हूं। जोधपुर के सिंधी कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के तत्वावधान में आयुर्वेदिक अस्पताल द्वारा बुधवार को निःशुल्क ओपीडी चिकित्सालय में प्रकृति परीक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को मौसमी बीमारियों के चलते किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और संबंधित इलाज के बारे में जानकारी दी गई। जोधपुर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सचिव जितेंद्र सिंह बत्रा ने बताया कि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के तत्वावधान में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा सुबह 8 से 1 बजे तक शिविर आयोजित कर प्रकृति परीक्षण किया गया। इस जाँच से शरीर की प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिससे मौसमी बीमारियों से बचा जा सके एवं शरीर की प्रकृति के अनुसार खान पान निर्धारित किया जा सके। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय की डॉक्टर महिमा कुठारी ने बताया कि कुलपति प्रोफेसर प्रदीप प्रजापति के निर्देशानुसार इस तरह के ओपीडी शिविर आयोजित कर प्रकृति परीक्षण किया जाता है। डिजिटली डाटा एकत्रित कर उस अनुसार आहार व्यवहार बताया जाता है। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जोधपुर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा आज गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब, गुरु तेग बहादुर नगर, सिंधी कॉलोनी में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा एक विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर आपकी प्रकृति जो है वो जांच की जा रही है। जहां प्रकृति जांच के हर सरकार एक डिजिटल डेटा डेवलप कर रही है। करोड़ों की संख्या में रोज भारत भर में लोग अपनी प्रकृति जांच करा रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आपकी प्रकृति वायु है, कफ है, पित्त है या किस प्रकार की है। और इसके बाद भारत सरकार आपको आपके डिजिटल डेटा के माध्यम से मौसम परिवर्तन के साथ आपको जानकारी उपलब्ध कराएगी आपका खान पान किस प्रकार का होना चाहिए, ताकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर इस कहावत के अनुसार आपको पहले से गाइड किया जा सके और खान पान के माध्यम से ही आपको स्वस्थ रखा जा सके। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस स्कीम को कुछ दिन पहले जारी किया था और उसी कड़ी में आज गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब में इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में सुबह से लोग इसका लाभ उठा रहे हैं और कैंप 1 बजे तक जारी रहेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं जितेंद्र सिंह बत्रा, सचिव सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जोधपुर। हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर करवट से हैं और एक प्रकृति परीक्षण का जो अभियान शुरू हुआ है आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा, पिछले 1 महीने से इसे हम कंडक्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे पीसी सर डॉक्टर प्रदीप कुमार प्रजापति सर ने अलग अलग जगह पर कैंप लगाए हैं। उसी के लिए जो हमारी यहाँ ओपीडी होती है, तो हम यहाँ पर भी आज कैंप लगाए हैं। हमारे सर डॉक्टर हेमंत राजपुरोहित, उनके अंदर हम यहाँ पर आए हुए हैं और इसमें हम प्रकृति का एनालिसिस करते हैं। हर किसी का अपने फ़ोन से एक उनका अकाउंट बनता है, उससे उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ 22 क्वेश्चन, उसके अंदर सब क्वेश्चन होते हैं। उस एनालिसिस के तरीके से ही हम उनकी प्रकृति एनालाइज करके उसमें तो उसके बाद उसमें उनकी प्रकृति के अनुसार ये बताया जाता है कि कौन से क्लाइमेट चेंज होने पर आपको क्या आहार विहार करना है, क्या खाना है, कहाँ रहना है, किस तरीके से रहना है, तो उसकी वजह से आप हेल्दी रहेंगे हमेशा से। हारे के सहारे के रूप में पूरी दुनिया में मशहूर हुए खाटू वाले श्याम बाबा का पर्चा पश्चिमी राजस्थान में भी तेजी से फैल रहा है। उसी के चलते श्याम बाबा के प्रति श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए जोधपुर के श्याम भक्ति सेवा संस्थान ने जोधपुर के 100 मंदिरों में श्याम बाबा की मूर्ति निःशुल्क रूप से स्थापित करने का निर्णय लेने के साथ घर घर श्याम हर घर श्याम अभियान का आगाज किया। संस्थान के अध्यक्ष मोनिका प्रजापति ने बताया कि इस अभियान के तहत शुरुआत करते हुए पहली श्याम बाबा की मूर्ति सीमा सुरक्षा बल के फ्रंटियर मुख्यालय परिसर में स्थित मंदिर में पिछले दिनों विधि विधान से स्थापित की गई थी और अब शेष 99 मंदिरों में श्याम बाबा की मूर्ति स्थापित करने के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही है। 19 जनवरी को सामूहिक रूप से 99 मूर्तियों की पूजा अर्चना करने के बाद अलग अलग मंदिरों में श्याम बाबा की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इसके लिए 24 सदस्यों की आयोजन समिति का गठन किया गया है।
मूर्तिकार जयशंकर चौहान ने बताया कि यह उनके लिए पहला अवसर है जब एक ही ईश्वर की 100 मूर्तियां बनाने का अवसर उन्हें मिला है और समय पर मूर्तियां बनाकर जब एक साथ 100 मूर्तियां पूजन के बाद स्थापित की जाएगी तो हमें भी दिल से खुशी मिलेगी। मेरे को ऐसा लगता है जोधपुर राजस्थान में सबसे ज़्यादा भाग्यशाली मैं हूँ। वो श्रद्धालु तो है ही, लेकिन उनसे ज़्यादा मैं हूँ क्योंकि मेरे को एक साथ 100 मूर्ति बनाने का अवसर मिला है। मेरा पूरा परिवार लगे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे बच्ची हैं, सब पूरा परिवार लगे हुए दिल से ये काम कर रहे हैं, सच्चे दिल से। श्याम बाबा दूसरों को तो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन उनके आशीर्वाद हमको ज़रूर मिलेंगे। श्याम बाबा सेवा भक्ति जो परिवार है उनको भी तो मिलेंगे, लेकिन उनके पहले मेरे को जरूर मिल चुका है। हर घर श्याम हर घर श्याम 1 साल पूर्व में स्थापित किए गए हमारे श्याम भक्ति सेवा संस्थान के उद्देश्यों में समाहित था खाटू वाले श्याम बाबा का प्रचार प्रसार करना। उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे श्याम भक्ति सेवा संस्थान ने पूरे जोधपुर शहर में 100 मूर्तियां लगाने का निर्णय लिया। उसी को देखते हुए पहली मूर्ति DSO मुख्यालय में संतों के सानिध्य में और IG ML गर्ग साहब के सानिध्य में लगाई गई। अब 99 मूर्तियां पूरे जोधपुर शहर में लगाई जाएगी, जिसको देखते हुए 99 मूर्ति बनाने का काम शुरू हो गया है, जिसको लगाने का काम 19 जनवरी को किया जाएगा। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के छात्र सेवा मंडल की ओर से चल रहे इकोदय सांस्कृतिक महोत्सव के तीसरे दिन बुधवार को हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत वाद विवाद व संभाषण और मांडना प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मंडल अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर रितु जौहरी ने बताया कि मांडना प्रतियोगिता में छात्राओं ने चार्ट पर मांडना बनाकर उसमें रंग भरे। वहीं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत वाद विवाद और संभाषण प्रतियोगिता में भी विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर उत्साह से भाग लिया। प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को JNU के वार्षिकोत्सव में सम्मानित किया जाएगा। सांस्कृतिक समन्वयक डॉक्टर हितेंद्र गोयल ने बताया कि प्रतियोगिता में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कमला नेहरू महिला महाविद्यालय, विधि संकाय, वाणिज्य संकाय, कला संकाय, विज्ञान संकाय एवं संबद्धता महाविद्यालय से नियमित छात्र छात्राएं प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। आगामी दिनों में चित्रकला आदि प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें चयनित प्रतिभागियों को यूथ फेस्टिवल में भाग लेने का अवसर मिलेगा। जिन पे बच्चे सुबह से शाम तक चैट करते रहते हैं, लेकिन उनको दोस्त बना लेते हैं। उनको ये पता नहीं रहता है कि हम किससे दोस्ती कर रहे हैं, लड़का है या लड़की है। लड़का लड़की बन के चैट कर रहा है, लड़कियां लड़के बन के चैट कर रहे हैं। बुजुर्ग जवान बन के कर रहा है, जवान बुजुर्ग बन के कर रहा है, कुछ पता नहीं चलता है। हमारे पास कई केसेज जैसे आते हैं जिनमें बच्चियां इस तरह से उस ग्रुप में फंस जाती हैं और बाद में उनको वो कई तरीके से उनसे उनके पर्सनल फ़ोटोज़ वगैरह वो ले लेते हैं। उसके बाद वो लेकर के आपके पैसे को डाल लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा घरों में आते मैसेज आता है कि मैं बिजली विभाग से कि आपका लास्ट मंथ का पेमेंट ड्यू है और आपका ये डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा और कांटेक्ट करें, JDBNL लिखा हुआ जाएगा, यहाँ का नंबर अपने दे देंगे। वो अपन उन पे कॉल लगा लेते हैं विश्वास करके कि यार मैंने तो पिछला महीने बिल भरा, ये कैसे इसको बता रहा है, ड्यू बता रहा है। तो अपन कॉल करेंगे तो उनके ट्रैप में फंस जाएंगे। फिर वो there whenever I come. I have lots to talk about since it has been a journey for 35-36 years, and I'm glad. I thank Professor Johari. मैं अपने इतिहास की इतनी बात नहीं करना चाहूँगा, पर वाद विवाद प्रतियोगिता के इतिहास की बात करना चाहूँगा। 2 बड़े महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय भारत में हो चुके हैं। एक था तक्षशिला और एक था नालंदा, और इन दोनों ही विश्वविद्यालयों में, और आप जानते ही होंगे कि जब ये 2 अस्तित्व में थे उस समय विश्व में और कहीं भी विश्वविद्यालय की कल्पना भी नहीं थी। उस समय ये 2 विश्वविद्यालय भारत में थे और हर विषय में छात्र सेवा मंडल जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इकोदय सांस्कृतिक महोत्सव में आज प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें मांडना, वाद विवाद, भाषण, ऑन द स्पॉट सारी प्रतियोगिताएं बहुत ही उत्साह से छात्र छात्राएं इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। मांडना प्रतियोगिता में 30 से भी अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता हिंदी, इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आयोजित हुई हैं और साथ में अभी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के महिला आयोग और हैरेसमेंट कमेटी एक गठित की हुई है, उसके तत्वाधान में भी एक
स्पीकर हमारे मध्य आए हुए हैं जो साइबर सिक्योरिटी पे बात करेंगे। श्रीमान जमशेद खान साहब साइबर क्राइम ऑफिस के ASI हैं, और दूसरे हमारे प्रोफेसर चंदन बाला मैडम जो लॉ फैकल्टी की पूर्व डीन रही हैं, वो वुमेन हरेसमेंट पर कुछ अपने जो विधि सम्मत और जागरूक करने के हिसाब से बच्चियों को समझाएंगी। ये गतिविधि इसलिए भी ज़रूरी है कि आज के माहौल में हम आज जब सारी छात्र शक्ति एक साथ इस परिसर में हैं, वो अपने भविष्य के लिए और वर्तमान में जो समस्याएं सबके सामने आ रही हैं उसके प्रति जागरूक और उसके समाधान और निदान के लिए प्रेरित हों। तो छात्र सेवा मंडल का ये कार्यक्रम अभी 2 दिन और चलेगा, जिसमें पोस्टर मेकिंग और अभिनय से संबंधित बहुत सी प्रतियोगिताएं अभी होनी जारी हैं, और विश्वविद्यालय इन सांस्कृतिक गतिविधियों में चयनित विद्यार्थियों को यूथ फेस्टिवल में आगे जो जोनल होते हैं उसमें सेलेक्ट करके भेजेगा। तो उत्साह बहुत है स्टूडेंट्स में, और इस परिसर को सबने अपने ऊर्जा से सरोबार किया हुआ है। जोधपुर के रातानाडा स्थित पंचवटी कॉलोनी निवासी ब्रह्मनिष्ठ संत भूरसिंह महाराज का निर्वाण दिवस संत समागम के साथ श्रद्धापूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम संयोजक श्याम सिंह पहवार, लाल सिंह पहवार व ओमकार सिंह पहवार ने बताया कि संतों के सानिध्य में पंचवटी कॉलोनी स्थित बाल उद्यान में सत्संग का आयोजन हुआ। सत्संग के दौरान साध्वी निशा, गायक पंकज जांगीड़, चंदन दास वैष्णव, मंजू डागा और सीता राठौड़ ने संतवाणी व भजनों की प्रस्तुति देकर सभी श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। पूर्वी राजस्थान में अब सर्दी के तेवर तेज हो गए हैं। मंगलवार को करौली में न्यूनतम तापमान सिकर, चूरू, माउंट आबू से भी नीचे दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 19 व 20 दिसंबर से सर्दी और तेज होगी। शेखावटी के शहरों में रात का न्यूनतम तापमान गिरने की संभावना जताई गई है। 20 दिसंबर से पूर्वी राजस्थान के जिलों में शीतलहर के साथ कोहरे का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 7 जिलों में कोहरे पड़ने की संभावना जताई। मौसम विभाग के अनुसार एक हल्के प्रभाव के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, लेकिन 19 दिसंबर से राजस्थान में फिर से कोल्ड वेव का प्रभाव बढ़ेगा। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोपी आसाराम दूसरी बार इलाज के लिए महाराष्ट्र के लिए पुणे के माधव बाग रवाना हुए। जोधपुर के जालोर गेट चौराहे पर स्थित पान की दुकान से बदमाश 4000 रुपए की सिगरेट लेकर हुए फरार। JNVU छात्र सेवा मंडल की ओर से इकोदय सांस्कृतिक महोत्सव के तीसरे दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सूर्यनगरी में तेज हुए सर्दी के तेवर, तेज ठंड से शहरवासी हुए परेशान। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।